नमस्कार। आज हम मैक्स वेबर के सत्ता संबंधी विचार और सत्ता के प्रकार पर चर्चा करेंगे। इस पीपीटी को बनाने में जिन भी विद्वानों की पुस्तकों से उद्धरण लिए गए हैं, मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। मौलिक सामाजिक विचारक के रूप में मैक्स वेबर का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। सत्ता का सिद्धांत मैक्स वेबर का एक प्रमुख सिद्धांत है। समाजशास्त्र में समाजशास्त्री सिद्धांतों के निर्माण में, अनुसंधान में मैक्स वेबर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इसी कारण किंग्सले डेविस ये मानते हैं कि समाजशास्त्र में जो अनुसंधान साहित्य उपलब्ध है उसका 3/4 भाग वेबर के विचारों से प्रभावित है। वह तो वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक तक मानते हैं। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सत्ता संबंधी विचार व्यक्त किए हैं। हम पाते हैं कि मनुष्य समाज में अकेला नहीं रहता, वह बहुत सारे लोगों के साथ रहता है। समाज सामाजिक संबंधों का नाम है और ये सामाजिक संबंध व्यक्तियों के मध्य स्थापित होते हैं और इस प्रक्रिया में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है और स्वयं भी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होता है और इस प्रभाव का तात्पर्य है दूसरों की नीतियों को प्रभावित करना, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार बदलना या उससे कार्य करवाना। मैक्स वेबर के शब्दों में प्रभुत्व वह स्थिति है जिसमें स्वामी का आज्ञा पालन वे व्यक्ति या समूह करते हैं जो अपनी स्थिति को स्वामी के कारण मानते हैं। इसका तात्पर्य है कि वह व्यक्ति समूह जो किसी दूसरे व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को अपना स्वामी मानता है, वह उसके आदेशों का पालन करता है, वह उसके प्रभाव में होता है और यह प्रभुत्व है। प्रभाव के दो रूप देखने में आते हैं, एक कहलाता है शक्ति और दूसरा सत्ता। शक्ति का तात्पर्य है कि व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अपनी बात मनवाने में या तो बल का प्रयोग करना या बल प्रयोग करने की धमकी देना और उस धमकी या दबाव के माध्यम से अपनी बात को मनवाना। मैक्स वेबर के शब्दों में शक्ति उन लोगों में निहित होती है जो दूसरों के व्यवहार को उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रभाव का दूसरा रूप है सत्ता। जब शक्ति को संस्थागत स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, तब वह शक्ति सत्ता में बदल जाती है। सत्ता शक्ति से भिन्न होती है। सत्ता का संबंध सदैव एक पद या परिस्थिति से होता है, जबकि शक्ति का एक व्यक्ति से होता है। शक्ति का संबंध व्यक्ति से है, पद परिस्थिति अपने आप है, उसके पास खुद के पास है, उसकी बात मनवाने की शक्ति के कारण है, बल प्रयोग करने की धमकी के कारण है। जबकि सत्ता का संबंध पद या परिस्थिति से है जो वैधानिक रूप से प्राप्त होती है। सत्ता वैधानिक शक्ति है जिसका पालन व्यक्ति स्वेच्छा से करता है। मैक्स वेबर के अनुसार समाज में जो शक्ति संबंध पाए जाते हैं, इन संबंधों में राजनीतिक शक्ति का विशेष महत्व होता है और राजनीतिक शक्ति के आधार पर जो संबंध स्थापित होते हैं उनमें अधिक स्थायित्व पाया जाता है। राजनीतिक शक्ति सत्ता का एक भाग है और कोई भी शक्ति सत्ता तभी बनती है जब उसे राजनीतिक वैधता प्राप्त हो जाती है। मैक्स वेबर के अनुसार समाज में सत्ता विशेष रूप से आर्थिक आधारों पर भी
आधारित होती है, परंतु केवल आर्थिक आधारों पर सत्ता का निर्धारण होता है ऐसा नहीं है। केवल आर्थिक आधार सत्ता के निर्धारण का एकमात्र कारण नहीं है। सत्ता के आवश्यक या अनिवार्य तत्वों के अंतर्गत शक्ति संबंध, सत्ता और शक्ति दोनों के बीच में एक संबंध है। जब शक्ति को वैधानिक स्वीकृति है तब वह सत्ता है। न्यूनतम साधनों का प्रयोग, सत्ता एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से, राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से वैधानिक रूप से प्राप्त होती है। तो इसलिए इसमें दबाव देने के लिए, बात मनवाने के लिए बहुत अधिक साधनों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। मान्यताएं, सत्ता का संबंध सदैव कुछ मान्यताओं से होता है और ये मान्यताएं दो प्रकार की होती हैं, विधायक और निषेधात्मक। विधायक मान्यताएं वे मान्यताएं हैं जो किसी कार्य को करने से संबंधित है, जिस कार्य को करने की प्रेरणा है, यह काम करना आवश्यक है, यह दायित्व के अंतर्गत सम्मिलित है। और निषेधात्मक मान्यताएं वह मान्यताएं हैं जो उस पद से संबंधित व्यक्ति के करने के लिए निषेध होती हैं, जिनको करने के लिए मनाही होती है। संगठित प्रयास, संगठित प्रयास का तात्पर्य है कि ये जो सत्ता प्राप्त होती है, इस सत्ता को प्राप्त करने के लिए एक संगठित प्रयास आवश्यक होता है। उस राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक शक्ति किसी एक माध्यम से प्राप्त होती है, किसी एक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होती है, और उस प्रक्रिया के लिए, उस प्रक्रिया में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करना आवश्यक है, प्रचार करना आवश्यक है कि हम क्या चाहते हैं। और विचारधारा, विचारधारा का तात्पर्य कि राजनीतिक जो सत्ता है, उस राजनीतिक सत्ता का सबसे सुदृढ़ भावनात्मक आधार विचारधारा है, और इसी विचारधारा के माध्यम से कोई भी राजनीतिक शक्ति अपने को प्राप्त सत्ता को चलाती है। आप इस बात को भारतवर्ष में विभिन्न पार्टियों द्वारा चलाई गई अभी तक शासन व्यवस्था के माध्यम से समझ सकते हैं कि जिस पार्टी की भी सरकार रहती है, उस पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है और वह उस विचारधारा के माध्यम से शासन प्रणाली को चलाने का प्रयास करती है, अपने अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। सत्ता की विशेषताएं, सत्ता प्रभाव या शक्ति का एक रूप है। सत्ता प्रभाव है, दूसरों से अपने काम कराने का। शक्ति है, परंतु यह शक्ति वैधानिक रूप से स्वीकृत है, उसको राजनीतिक आधार पर वह शक्ति प्राप्त हुई है, वह सत्ता प्राप्त हुई है। इसलिए यह प्रभाव और शक्ति का ही एक रूप है, परंतु उससे अलग है, एक संस्थागत है, उसको वैधानिक स्वीकृति प्राप्त है। अगला है वैधानिक स्वीकृति। वैधानिक स्वीकृति का तात्पर्य अभी तक हमने जो चर्चा की कि यह शक्ति एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से, राजनीतिक शक्ति के माध्यम से, राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से, वैधानिक स्वीकृति के माध्यम से इस प्रकार की सत्ता प्राप्त होती है। और इस वैधानिक स्वीकृति को इस संदर्भ में भी समझ सकते हैं कि इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए, इस सत्ता को प्राप्त करने के लिए सभी क्षेत्रों में कोई निश्चित एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, और उस निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से जो भी व्यक्ति सामने आते हैं उनको वह सत्ता प्राप्त होती है। जैसे भारतवर्ष में चुनाव आयोग चुनाव कराता है, और उस चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जो उम्मीदवार खड़े होते हैं वह एक निश्चित चुनाव आयोग की प्रक्रिया के अनुसार अब कार्य करते हैं, और जो जीतते हैं उनके आधार पर एक विशेष दल को, एक विशेष समूह को वैधानिक स्वीकृति, सत्ता प्राप्त होती है। और सत्ता एक संस्थागत व्यवस्था है। सत्ता एक निश्चित अवधि के लिए प्राप्त होती है, वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होती है, और उस जब सत्ता प्राप्त हो जाती है तो एक पदों का संस्तरण होता है। उस संस्तरण के अनुसार बहुत सारे लोग काम करते हैं, और काम करते हुए अपनी जो विचारधारा होती है उस विचारधारा के अनुरूप लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सत्ता का संबंध व्यक्ति से ना होकर परिस्थिति से होता है। सत्ता सदैव एक पद या परिस्थिति से संबंधित है, इसका व्यक्ति से संबंध नहीं होता। जब कोई व्यक्ति किसी पद या किसी परिस्थिति को प्राप्त कर लेता है तो उस
पद और परिस्थिति के साथ जुड़े हुए अधिकार और कर्तव्य दोनों का उसे पालन करना होता है। और यदि किसी भी कारण से वह पद या परिस्थिति उससे छूट जाती है, तब वह फिर उस सत्ता का हिस्सा नहीं होता, सत्ता के उस हिस्से का वह प्रयोग नहीं कर सकता। सत्ता सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। सत्ता जब प्राप्त हो जाती है तो इस सत्ता के माध्यम से व्यक्ति के सभी प्रकार के, समाज के सभी प्रकार के जीवन क्षेत्रों को अपनी विचारधारा के अनुसार चलाने का प्रयास किया जाता है। और यह सामाजिक भी है, आर्थिक भी है और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। सत्ता के माध्यम से जो शक्ति प्राप्त होती है, उस शक्ति को न्याय, नैतिकता, धर्म एवं अन्य सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा उचित ठहराया जाता है। जो सत्ता प्राप्त हुई है, वह सत्ता कैसे कार्य करेगी, कौन सा कार्य करेगी, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, यह सब उस क्षेत्र विशेष में चलने वाले मान्यता प्राप्त न्याय, नैतिकता, धर्म और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होता है। और इन्हीं के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा, उस सत्ता के द्वारा किए जा रहे कार्यों को उचित या अनुचित ठहराया जाता है। सत्ता के प्रकार। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 स्तोत्र बताए हैं: विवेकवादी स्तोत्र, परंपरागत स्तोत्र, करिश्मावादी स्तोत्र। और उन्होंने इन 3 स्तोत्रों के अनुसार 3 स्तोत्रों के अनुरूप सत्ता के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला वैधानिक सत्ता, दूसरा परंपरागत सत्ता और तीसरा करिश्माई या चमत्कारिक सत्ता। वैधानिक सत्ता क्या है? जहां कहीं नियमों की ऐसी प्रणाली है जो निश्चित सिद्धांतों के अनुसार न्यायिक और प्रशासकीय रूप से प्रयुक्त होती है तथा जो एक नियमित समूह के सभी सदस्यों के लिए वैध है, वहां वैधानिक सत्ता है। वैधानिक सत्ता नियमों की प्रणाली है, निश्चित सिद्धांतों के अनुसार न्यायिक और प्रशासकीय कार्य होते हैं और यह उस समूह के सभी सदस्यों के लिए वैध होती है। उसके अनुसार उनका पालन होता है, उनको चलना होता है और यह वैधानिक सत्ता कहलाती है। वैधानिक सत्ता प्रत्येक पद के साथ एक विशिष्ट प्रकार की सत्ता जुड़ी रहती है। जब एक व्यक्ति किसी पद को धारण करता है तो उसने जिस पद को धारण किया है उस पद के अनुसार संबंधित सत्ता उसे प्राप्त होती है और वह उनका प्रयोग करता है। परंतु इस जो सत्ता प्राप्त होती है, इस सत्ता के साथ अधिकार और कर्तव्य दोनों जुड़े हुए होते हैं। वैधानिक सत्ता अधिकार और कर्तव्य दोनों को पूरा करने की अपेक्षा करती है। इसकी नियुक्ति या चुनाव वैधानिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वैधानिक सत्ता का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति या चुनाव एक निश्चित वैधानिक प्रक्रिया के द्वारा होता है और जिस वैधानिक प्रक्रिया के द्वारा उनका चुनाव या उनकी नियुक्ति होती है, उससे संबंधित नियमों से वे स्वयं बंधे होते हैं और उन नियमों के अनुसार ही, उन नियमों में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही वह अपनी सत्ता का प्रयोग करते हैं। अधिकार क्षेत्र निश्चित और निर्धारित होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वैधानिक सत्ता का अधिकार क्षेत्र निश्चित होता है, निर्धारित होता है और इस निश्चित अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई भी अपनी सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता। उसे उसी सीमा रेखा में अपनी सत्ता का प्रयोग करना है, अपने अधिकारों का प्रयोग करना है। सत्ता जो वैधानिक है उसकी कार्यवाही नियमानुसार होती है और लिखित होती है। मौखिक आदेशों का महत्व कम होता है। कार्यवाही नियमानुसार होनी चाहिए और लिखित होना चाहिए और वैधानिक सत्ता के साथ एक संस्तरण होता है। एक पद दूसरे पद से ऊंचा या नीचा होता है और इस संस्तरणात्मक व्यवस्था में ऊंचे संस्तरण पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनके नियमानुसार दिए गए आदेशों का उससे नीचे वाले
स्थिति पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके लिए पालन करना अनिवार्य होता है, और इसी के माध्यम से वैधानिक सत्ता अपना कार्य पूर्ण कर पाती है। परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता का संबंध परंपरा से चले आ रहे पद पर आसीन होने से होता है, और इस सत्ता की वैधता परंपरा पर आधारित होती है। समाज में अनेक ऐसे पद होते हैं जिनका अस्तित्व केवल परंपरागत जो विश्वास होते हैं उनके कारण होता है, और यह पद उस सामाजिक व्यवस्था में बहुत लंबे समय से चले आ रहे होते हैं। इन पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों को जो सत्ता प्राप्त होती है उस सत्ता को परंपरागत सत्ता कहते हैं। परंपरागत सत्ता या परंपरागत नेतृत्व में जो शक्ति प्राप्त होती है वह अर्जित नहीं होती। वैधानिक शक्ति अर्जित है, वैधानिक सत्ता अर्जित है, एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से उस सत्ता को प्राप्त किया गया है, जबकि परंपरागत सत्ता अर्जित नहीं है, यह प्राप्त होती है और यह शक्ति परिवार, जाति या समाज द्वारा उन्हें प्रदान की जाती है। परंपरागत नेतृत्व में जो शक्ति है वह शक्ति का प्रयोग व्यक्ति उस समाज विशेष में जो परंपराएं हैं उन परंपराओं का पालन करते हुए ही करता है, और इसमें एक निर्णय लेने का विशेष अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो उस सत्ता को धारण करता है। इसमें इस प्रकार की सत्ता में एक तरफ प्रथा का अनुसरण होता है तो दूसरी तरफ आदेश देने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत निरंकुशता भी शामिल होती है। वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता, वह जो कह देता है वही शब्द पालन करने योग्य होते हैं, और इसलिए इसमें निरंकुशता शामिल है। ये जो परंपरागत सत्ता है यह भूतकाल के प्रति प्रेम और उसके प्रति निष्ठा, पवित्र निष्ठा के कारण संचालित होती है, चलती है, और उसके कारण ही लोग या अनुयायी इस प्रकार की सत्ता के आदेशों का पालन करते हैं। जैसे जाति पंचायत के जो पदाधिकारी हैं उनकी सत्ता, पिता, मालिक, राजा आदि को प्राप्त सत्ता, यह भूतकाल के प्रति प्रेम और उनके प्रति एक पवित्र निष्ठा के कारण ही है। जो परंपरागत सत्ता है वह सीमित और निश्चित नहीं होती, इसका अधिकार क्षेत्र ऐसा नहीं होता कि यह वैधानिक रूप से यहां तक लिखा हुआ है, बस यहां शुरू होगा और यहां समाप्त हो जाएगा, बल्कि इसका जो क्षेत्र है वो अनिश्चित है। वो परंपरागत सत्ता को धारण करने वाले व्यक्ति के अपने द्वारा दिए जा रहे आदेशों से ही होता है कि यह व्यक्ति ने आदेश दिया है और उसका पालन करना अनिवार्य है। एक प्राचार्य के रूप में एक व्यक्ति की सत्ता का क्षेत्र कहां से प्रारंभ होता है और कहां समाप्त होता है यह निश्चित है, लिखा हुआ है, निर्धारित है, उसके ना कम और ना उससे ज्यादा। किंतु एक पिता या पति की जो सत्ता है उसके जो अधिकार हैं उनका दायरा निर्धारित करना एक कठिन कार्य है। करिश्माई या चमत्कारिक सत्ता। करिश्मा का तात्पर्य है व्यक्ति में साधारण से भिन्न कुछ असाधारण या कुछ विशिष्ट गुणों का होना, और यह गुण वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी। चमत्कारिक सत्ता की वैधता जादुई शक्ति, देवी शक्ति, नेतृत्व पूजा आदि के विश्वासों में निहित होती है। जो करिश्माई सत्ता है उसके नेतृत्व में असाधारण गुण होते हैं, और इस कारण से इस नेतृत्व की प्रकृति असाधारण और अस्थायी होती है। चमत्कारिक सत्ता में शासन नियमों या परंपराओं के द्वारा नहीं होता, वरन यह मूर्त देवी शक्ति या प्रेरणा के द्वारा होता है, और यह चमत्कारिक सत्ता अतार्किक होती है। चूंकि यह अतार्किक होती है इसलिए यह विद्यमान व्यवस्था को नहीं मानती, और जब यह विद्यमान व्यवस्था को नहीं मानती तो स्वाभाविक रूप से यह क्रांतिकारी भी हो जाती है। चमत्कारिक सत्ता की वैधता जादुई शक्ति, देवी शक्ति या नेतृत्व पूजा से संबंधित विश्वासों में निहित होती है, और इस प्रकार के विश्वासों का स्तोत्र व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित चमत्कार, विजय एवं सफलता होते हैं। जादूगर, पीर पैगंबर, धार्मिक नेता,
सैनिक, योद्धा एवं किसी दल के नेता में इस प्रकार की सत्ता देखी जा सकती है, परंतु इस प्रकार की सत्ता प्रमाणों के अभाव में समाप्त भी हो जाती है। करिश्माई नेतृत्व का जो उदय होता है वह एक विशेष परिस्थिति के कारण होता है। कभी कभी वह परिस्थिति संकटपूर्ण भी हो सकती है और इस तरह का नेतृत्व उस संकटपूर्ण स्थिति या आपातकालीन दशा का यदि सामना करने में सफल हो जाता है तो इस असाधारण क्षमता के कारण उसे स्वीकृति प्राप्त हो जाती है और वह करिश्माई सत्ता के रूप में मान्य हो जाता है। इस करिश्माई सत्ता की कोई एक निश्चित सीमा रेखा नहीं होती, परंतु आपात स्थिति के समाप्त होने पर, किसी कारण से करिश्माई नेता के अलग हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर, करिश्माई नेतृत्व के जो अनुयायी हैं उनके समक्ष एक समस्या उत्पन्न होती है कि वह अपने आप को साबित करें, और यदि वह अपने आप को साबित कर देते हैं कि उनके पास शक्ति है, वैसा ही क्षमता है, वैसा ही नेतृत्व है, वैसा ही कार्य करने की योग्यता है जो उनके गुरु में थी, तब वह अपनी परंपराओं को बनाए रखते हैं और सत्ता उस समूह या उनके अनुयायियों में निहित हो जाती है। यह जो परंपरागत जो चमत्कारिक सत्ता है, वह चमत्कारिक सत्ता परंपरागत सत्ता या वैधानिक सत्ता में परिवर्तित होने की क्षमता रखती है। जैसे एक उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है कि दिल्ली में जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब, वह किसी एक आंदोलन के परिणाम स्वरूप सामने आए थे और वह आंदोलन के बाद उनको वैधानिक रूप से सत्ता प्राप्त हो गई और यह उनके उस आंदोलन में उनके द्वारा दिखाई गई जो चमत्कारिक क्षमता है उसके परिणाम स्वरूप उनको प्राप्त हुआ। और समाज के लोगों के द्वारा करिश्माई नेतृत्व को स्वीकार कर लेने से जब उसे वैधता प्राप्त हो जाती है तब एक स्थिति अलग होती है, और यदि ऐसा नहीं होता तब वह सत्ता समाप्त हो जाती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जूलियन फ्राइंड के शब्दों में कानूनी सत्ता सबसे अधिक अवैयक्तिक है, परंपरागत सत्ता श्रद्धा पर आधारित है और करिश्माई सत्ता अपवाद के संसार से संबंधित है। कानूनी, परंपरागत और करिश्माई सत्ता की प्रमुख विशेषता उनकी वैधता है और यह वैधता उन्हें कानूनी जो सत्ता होती है तो एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से, परंपरागत सत्ता परंपराओं के माध्यम से और करिश्माई सत्ता किसी चमत्कार के माध्यम से वैधता प्राप्त करती है। जब हम ये कहते हैं कि किसी देश, क्षेत्र या राज्य में अराजकता है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि उस देश, क्षेत्र या राज्य में रहने वाले लोग उस राज्य की जो भी सत्ता है उस सत्ता के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। सत्ता के सिद्धांत की आलोचना। मैक्स वेबर का सत्ता का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, परंतु विद्वानों ने इस सिद्धांत की आलोचना भी की है और उस आलोचना में एड जियोनी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। एड जियोनी ने कहा कि सत्ता की केवल 3 श्रेणियां नहीं हैं। उनके अनुसार सत्ता के अनेक मिश्रित रूप भी होते हैं। जैसे प्राचीन मिस्र में परंपरागत और नौकरशाही सत्ता के तत्व एक साथ विद्यमान थे। प्राचीन चीन में भी सत्ता के मिश्रित रूप का उल्लेख मिलता है। एड जियोनी के अनुसार स्वयं मैक्स वेबर ने यह स्वीकार किया कि सत्ता का उनका वर्गीकरण एक आदर्श प्रारूप है, न कि वास्तविकता का पूर्ण वर्णन है। एड जियोनी दूसरी आलोचना करते हैं कि संगठन की संरचना प्रकृति में परिवर्तन के साथ ही सत्ता के स्तोत्र में भी परिवर्तन आ जाता है। वेबर कहते हैं कि सत्ता में एक निरंतरता रहती है, जबकि एड जियोनी मानते हैं कि यह निरंतरता नहीं होती, बल्कि यदि संगठन की संरचना प्रकृति में परिवर्तन होता है तो सत्ता के स्तोत्र में भी
परिवर्तन आ जाता है। उनके अनुसार इससे संभव है कि कानूनी सत्ता चमत्कारिक सत्ता में या परंपरागत सत्ता कानूनी सत्ता में बदल जाए। वे तीसरी आलोचना करते हैं कि निम्न पद पर पदस्थ व्यक्ति अपने से ऊंचे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को भी प्रभावित कर सकता है। वेबर के अनुसार चमत्कारिक सत्ता केवल उच्च पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के पास होती है, क्योंकि इस सत्ता का स्तोत्र व्यक्तिगत गुण होते हैं और इसलिए वह व्यक्तिगत गुणों के आधार पर अपने से नीचे के व्यक्तियों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। एडजियोनी कहते हैं कि यह संभव है, यह सत्ता किसी भी व्यक्ति के पास हो, परंतु व्यक्तिगत गुणों के आधार पर निम्न पद पर पदस्थ व्यक्ति भी अपने से ऊंचे पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है। वह वेबर की इस बात से सहमत नहीं है कि केवल उच्च पदों पर पदस्थ व्यक्ति ही निम्न पदों पर पदस्थ व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है। वह कहते हैं कि निम्न पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति भी उच्च पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है। बहुत धन्यवाद।